बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट सेल्स टैक्स और जिस टैक्स पेयर की सेल्स टैक्स कैलकुलेशन बनाने को कहा गया है उस टैक्स पेयर का नाम मेहरबान एसोसिएट्स है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये ज़रूर तलाश कर लेना है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या नहीं करते। जो टैक्स पेयर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो उसका कहीं ना कहीं आपके सवाल के सोल्यूशन में इम्पैक्ट ज़रूर आता है। सो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो सवाल की रिक्वायरमेंट के साथ मार्क्स दिए गए हैं 17, तो 17 नंबर सॉल्व करने के लिए आपके पास तकरीबन 30-31 मिनट है एग्ज़ाम में। इस टाइम में आपको इसको सॉल्व कर लेना चाहिए है। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, इट आस्क्स यू टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल टू एमए। और टैक्स पीरियड ख़ास तौर पे नोट करें कि अगस्त के मंथ का आप कैलकुलेशन आप बना रहे हैं। दिस इज़ योर टैक्स पीरियड। ना जो आंसर का जो फॉर्मेट है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो आंसर का जो फॉर्मेट है, हमें दो कैलकुलेशंस बनाना होती हैं। एक हमें आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना होता है और दूसरा हमें इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना होता है। ना ये जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का कैलकुलेशन है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द सेकंड इज़ सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। इसी तरह इनपुट टैक्स में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई और सेल्स टैक्स। जब आउटपुट टैक्स आप बनाते हैं तो उसको तीन कैटेगरीज में से किसी एक में जाना होता है। यानी आपकी जो सेल है वो या तो एग्जाम्ड गुड्स की होगी या ज़ीरो रेटेड की या फिर अदर्स। जो सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा वो सिर्फ इस कैटेगरी पे होगा, क्योंकि ज़ीरो रेटेड पे तो सेल्स टैक्स वैसे ही 0% है और एग्जाम्ड आइटम तो सेल्स टैक्स के प्रीव्यू में ही नहीं आते। जो इनपुट टैक्स है वो डेफिनेटली आपकी टैक्सेबल सप्लाई ही परचेज़ की होगी, किसी सप्लायर ने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा तो तभी यहाँ पे उसकी बात होगी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उससे इनपुट टैक्स नहीं आएगा, अगर एग्जाम्ड सप्लाई खरीदी है तो भी इनपुट टैक्स नहीं आएगा ना। ये जो इनपुट टैक्स आएगा हम इसको दो कैटेगरीज में रखेंगे। वन कैटेगरी is for other than fixed assets and the second category is for fixed assets. So ये जो कैटेगराइजेशन करते हैं हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो अदर देन फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर एक उनका सारे का सारा इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होता, बल्कि एक लिमिट होती है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। सेक्शन 8B ने ये लिमिट डिफाइन की हुई है, वो हमें अप्लाई करनी होती है। जितना भी इनपुट टैक्स है आपका लेजिटिमेट, जो किसी वायलेशन से नहीं वो कोई किसी भी प्रूविंग ऑफ लॉ को वायलेट नहीं कर रहा, उसको फिर हम ने देखना होता है कि वो किन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हुआ। यानी इसकी अपॉर्शनमेंट करनी होती है इन तीनों कैटेगरीज में। यानी आपकी एग्जाम सप्लाई बनाने में कितना यूज़ हुआ, जीरो रेटेड बनाने में कितना यूज़ हुआ या अदर्स बनाने में कितना यूज़ हुआ। तो जितना जितना यूज़ हुआ है उस हिसाब से उसको इनपुट टैक्स जो हमारे पास यहाँ पे सेल्स टैक्स बनेगा, हम उसको तीनों कैटेगरीज में शामिल करेंगे। सिर्फ ये जो अदर्स वाला है, क्योंकि आपने आउटपुट टैक्स जो यहाँ बनाया होगा उसी में से इनपुट टैक्स माइनस होगा, तो ये ज़ीरो रेटेड वाला रिफ़ंड हो जाएगा, ये वाला रिफ़ंड हो जाएगा, ये वाला ज़ाया हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। और ये जो है आउटपुट टैक्स में से आप माइनस कर सकेंगे। सो दैट्स द स्टोरी इन शॉर्ट। अब हम सवाल की फॉर्मेशन पे ज़रा थोड़ी और कर लेते हैं। सो यूजुअली एग्जामिनर आपको एक टेबल देता है जिसमें परचेजेस और सेल्स का इंफॉर्मेशन होगा और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान से पढ़ के और ये तलाश करना है कि ऊपर दिए गए टेबल में से कौन कौन सी चीज़ इसके साथ लिंक्ड है। सो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये लिंक्ड है इसके साथ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि 4.96 मिलियन की फिगर है। उसमें उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। और इसी तरह यहाँ नीचे टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाकी 3 पॉइंट्स 3 से लेके 6 तक पॉइंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका ऊपर दिए गए टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। सो हमारी जिन इन्फॉर्मेशंस का लिंक है टेबल के साथ, हम उसके रेफरेंसेस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सो हमने 1 और 2 लिख लिया, ताकि जब हम इन फिगर्स को अपनी वर्किंग में लेकर जाएंगे तो साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कहीं इग्नोर ना कर दें, एग्ज़ाम सिचुएशन में ज़रा थोड़ा सा याद रखने के लिए।
तो हम आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन पहले बनाते हैं हमेशा। सो सेल्स का इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या क्या है। 8.65 मिलियन की अमाउंट दी गई है फॉर टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया और 8.65 मिलियन इज़ द अमाउंट। इसके बारे में मज़ीद कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं है। सो वी विल सिंपली राइट इट डाउन के रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल कर दी, और जो रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल की है उसकी अमाउंट हम यहाँ अदर्स की कैटेगरी में लिखेंगे 8.65 मिलियन, और साथ में इसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ सीक्वेंस में ही आप देखते जाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने टैक्सेबल गुड्स सप्लाई की तो 1.56 मिलियन की अमाउंट है ना। इसके साथ चूंकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए मामला सीधा तो नहीं रहेगा। हम पहले एक वर्किंग बना लेंगे। हम इस वर्किंग में क्या लिखेंगे, हम वर्किंग इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो हम कर लें। सो वर्किंग वन हम बना लेते हैं और सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 1.56 मिलियन ये हम मेंशन कर लेते हैं, और अगर हमें कोई इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो वो हम कर लेंगे। सो अब हम ज़रा वो पॉइंट देख लेते हैं वो है क्या। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ 3,20,000 विच वॉज सोल्ड टू अ कस्टमर हु डिड नॉट प्रोवाइड CN ICNT एंड डिटेल्स। आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो। तो हालात इस तरह से हैं कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, ठीक है जी। और ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये आपको NTN या अपना वो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर नहीं दे रहा, इसलिए आपने जो सेल किया उसकी इनवॉइस पे, उस इनवॉइस के ऊपर ये दोनों में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर 2,75,000, और ये आपने ख़रीदी थी एक रजिस्टर्ड पर्सन से ही। तो ये बीच में आप ये हैं, वायलेशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो अब सेल्स टैक्स लॉ की प्रोविजन देख लेते हैं पहले कि टैक्स लॉ ऐसी सिचुएशन में क्या करने को कहता है हमें। सो विल गो टू द नोट्स और हम ज़रा देखते हैं कि सेल्स टैक्स लॉ की कौन सी प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होती है। सो आई विल गो टू विच इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल, टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 को ज़रा आपने देखना है। टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड यानी किन आइटम्स का टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता। गुड्स विच आर एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन प्रो रेटा बेसिस विच सेल्स इनवॉइस डू नॉट बियर NIC और NTN ऑफ द रेसिपिएंट। ना ये लिखा हुआ क्या है, इसको मैं दरअसल इस उर्दू में बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ ये है कि अगर आपने कोई सामान ख़रीदा और उस सामान का फिर क्या किया आपने, किसी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखें कि ये जो अन डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड है ये टैक्स ईयर 2023 में ऐड हुआ है। पहले यहाँ पे पर्सन था, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो चूंकि ये सवाल पुराने अटैम्प्ट है तो उसमें जो अगर आप सवाल की इन्फॉर्मेशन देखेंगे वहाँ आपने सेल डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं किया, वहाँ बस ये लिखा है कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड अब लॉ में ऐड हुआ है, तो अब अगर आपको सवाल इस किस्म का आएगा तो फिर उसमें जाहिर सी बात है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की जगह अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनर यूज़ करेगा। सो सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड person, let's say, on pro rata basis for which sales tax invoice do not bear NIC or NTN of recipient। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सेल की किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और NTN नंबर, इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने नहीं मेंशन की अपनी सेल पे, तो फिर उस सेल से मुतलका जो इनपुट टैक्स होगा वो उसका टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वापस आ जाते हैं अब ज़रा अपनी स्लाइड के ऊपर, अपनी सवाल के ऊपर। सो अब क्वेश्चन में क्या है जी कि टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक हो गया, अनरजिस्टर्ड को बेचा आपने। लेकिन ये सामान जब बेचा आपने तो शनाख्ती कार्ड और NTN नहीं था, तो इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो ख़रीदारी की थी इसका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का सेल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन जो आपके आउटपुट टैक्स की है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बल्कि किसके ऊपर आ रहा है, आपकी इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन पे, क्योंकि इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा उस परचेज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सेल है उससे तो इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी परचेज से है। तो मैं इसको इस पॉइंट नंबर 2 को, जिसको मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ था
यहाँ से उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ये तो जो ख़रीदारी है उसका मामला है टैक्स लॉ के मुताबिक। ठीक है, सो अभी हम इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे 15,60,000 में, क्योंकि सेल को तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एग्जाम्ड गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है और एग्जाम्ड गुड्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एग्जाम्ड गुड्स का तो वैसे ही सेल्स टैक्स इसके ऊपर लगता ही नहीं है। तो 17,40,000 हम इसको मेंशन कर लेते हैं। इससे मुतालिक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं है। सो वील सिंपली से कि हमने एग्जाम्प्ट गुड्स बेचा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड वी विल मेंशन दिस अमाउंट 17,40,000 अंडर द एग्जाम्प्ट कॉलम। गुड हो गया जी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें सवाल में क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के बारे में एक चीज़ याद रखें कि एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड होते हैं, और वो कोई भी आइटम हो, एनी आइटम, वो थर्ड स्केजुअल आइटम है, वो एट्थ स्केजुअल आइटम है, वो नाइन्थ स्केजुअल, वो सिक्स स्केजुअल, वो कोई भी आइटम हो, जब आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर वो ज़ीरो रेटेड हो जाता है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो रेटेड। सो अब यहाँ पे अगर आपको एग्जामिनर लिख दिया कि एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, या एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ रिटेल आइटम्स, कुछ भी ब्ला 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 लिख दे, एक्सपोर्ट हो गया कोई भी आइटम, तो दैट इज़ ज़ीरो रेटेड। सो 1.3 मिलियन एंड 1.9 मिलियन बोथ विल बी आर ज़ीरो रेटेड आइटम्स। और हम अपनी जो सेल्स का इंफॉर्मेशन बना रहे हैं उसमें हम एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू यूएई और एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स टू यूएई ये हम मेंशन करेंगे। और जिस कॉलम में हम इसको लिखने जा रहे हैं, वैल्यू सप्लाई 1.3 मिलियन एंड 1.9 मिलियन, ये ज़ीरो रेटेड के नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट परचेजेस। परचेजेस में पहला आइटम आ गया जी, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से आपने ख़रीदारी की और 4.9 मिलियन, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्ट्रेट अवे इस फिगर को अपनी वर्किंग में अभी मैं नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं एक अलहदा से वर्किंग बना लेता हूँ। और परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 4.96 मिलियन, और इसको पहले इस फिगर को सीधा कर लेते हैं कि इसमें अगर कोई जमा तफरीक की ज़रूरत है तो वो कर लेते हैं। ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहली इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल्स वाज वर्थ 2,96,000 विच वाज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्प्ट सप्लाईज। एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज मतलब ये कि ये आइटम 2,96,000 का सिर्फ यूज़ किया है आपने एग्जाम्प्ट सप्लाई बनाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, क्या गुनाह किया आपने अगर इसको सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर आपने से देखें, तरीक़ेकार ये है कि आपका जो भी इनपुट टैक्स होगा उसके ऊपर आप पहले वैल्यू सप्लाई बनाएंगे, सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन तीनों के दरमियान उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर एक आइटम को वो कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली यूज़ हुआ एग्जाम्प्ट सप्लाई बनाने के लिए, तो उसका जो सेल्स टैक्स होगा वो फिर सिर्फ किस कॉलम में रहेगा, यहाँ पे। ठीक है जी। और जब मैं यहाँ पे, जब इसमें ये शामिल था, यहाँ पे से तो मैं वो फिगर लाऊंगा वर्किंग टू से जो आके फिर यहाँ पे अपॉर्शन होगी इन तीनों के दरमियान। लेकिन अगर 4.96 मिलियन में से 2,96,000 सिर्फ इस आइटम के लिए यूज़ हुआ है, तो मुझे दो काम करने हैं। मुझे क्या करना है, मुझे पहला काम ये करना है कि ये जो 50,320 है इसको एग्जाम्प्ट के नीचे लिख देता हूँ, इसका जो सेल्स टैक्स है, क्योंकि ये तो एग्जाम्प्ट से ही इसका ताल्लुक है। और चूंकि 2,96,000 का जो सेल्स टैक्स है वो मैं अब मेंशन कर चुका हूँ कि वो किस सेल्स से रेलिवेंट है। तो अब 4.96 मिलियन में से मुझे ये वाली जो अमाउंट है उसको क्या कर देना चाहिए, उसको माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव यूजेज है और ये एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज़ हुआ है, और इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ इस अमाउंट में से। किसी एक ही जगह पे उसका इनपुट टैक्स लेंगे ना। सो यहाँ पे जब मैं ये सारी एडजस्टमेंट्स बनाता जाऊँगा तो जो जवाब बनेगा उसको फिर इधर ही लाएंगे और फिर उसको अपॉर्शन करेंगे तीनों कैटेगरीज में। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है। नेक्स्ट आइटम इज़ मटेरियल वर्थ 6,75,000 एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स। फिर एक्सक्लूसिव यूजेज हो गया, तो क्या करें, वही दो काम ना। अब ये चूंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स है, तो इसका मतलब
ये एक्सक्लूसिव यूजेज है और इसका जो सेल्स टैक्स होगा वो अब कहाँ आना चाहिए, किस खाने में, ज़ीरो रेटेड के नीचे यहाँ पे इसको आना चाहिए। और 6,75,000 की वैल्यू सप्लाई मुझे यहाँ से माइनस कर देनी चाहिए। सो ये दो काम मैं करूँगा। सो सबसे पहला काम ये करता हूँ कि ये जो 1,14,750 है इसको ज़ीरो रेटेड के नीचे इसका इनपुट टैक्स लिखते हैं, और 6,75,000 की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो हम अपनी ये जो वर्किंग बना रहे हैं इस वर्किंग में जाके हम इसको एक्सक्लूसिव यूजेज कह के फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली ये हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आइटम देखें अब क्या है परचेजेस से मुतालिक। गुड्स वर्थ 1,50,000 विच वर परचेज्ड इन कैश फ्रॉम द सप्लायर। ना यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, सेल्स टैक्स लॉ की कोई वायलेशन तो नहीं हो गई। सो नोट्स पे जाते हैं और नोट्स पे जाकर ज़रा देखते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। सो नोट्स में सर्टेन ट्रांजेक्शन्स नॉट एडमिसिबल, और यहाँ पे टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर 50,000 से ज़्यादा की ख़रीदारी करो और बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करोगे तो इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज़ नॉट अलाउड। तो सीधा सीधा आपका इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब हम ज़रा वापस आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर। सो आपने तो 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, और तो क्या भोग बनेगा इसका। सो इसका एक ही हल, इसका एक ही नतीजा निकलेगा, वो ये कि आपका जो 1.5 लाख रुपया है उसके ऊपर अब आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। दैट्स वाई कैश परचेजेस 1.5 लाख अपनी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में से माइनस कर दें। वायलेशन हो गई आपसे। नेक्स्ट आइटम इज़ 500 किलोग्राम ऑफ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 in 1 kg packing और covered under third schedule. Retail price of tea is 900 rupees per kg. थर्ड स्केड्यूल आइटम के बारे में रूल ऑफ थंब, सीधा कानून, कि इसकी परचेज भी रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड होगी और सेल भी रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। सेल्स टैक्स लॉ की कैलकुलेशन के लिए आपने ख़रीदा है एक आइटम 100 रुपये का, रिटेल प्राइस है उसकी 50, तो सेल्स टैक्स कैलकुलेशन 50 पे होगी। तो जब रिटेल प्राइस थर्ड स्केड्यूल आइटम की रिटेल प्राइस 900 है तो इसका मतलब पर ख़रीदारी करते हुए भी 900, बेचते हुए भी 900 पे ही सेल्स टैक्स कैलकुलेशन होगी। आप ख़रीदें बेचें अपनी मर्ज़ी की कीमत पे, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो कीमत इस्तेमाल होगी वो 900 है। तब आपने ख़रीदा कितना है, 500 किलोग्राम ख़रीदा है, ये आपने ख़रीदारी की है। और आपने बेचा कितना है, बाय द एंड ऑफ अगस्त 300 kg वर सप्लाइड, ठीक है जी, और 300 आपने बेचा है। तो ख़रीदारी इस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स कैलकुलेशन, और बेचना इस कीमत पे। और आपने जिन कीमतों में ख़रीदा और बेचा है, आपने ख़रीदा है 360 पे और बेचा है 790 पर केजी, ये कीमतें इररेलेवेंट हैं, ठीक है जी। सो हम इस एडजस्टमेंट की वजह से अपनी सेल को भी ठीक करेंगे और अपनी परचेज को भी ठीक करेंगे। सो पहला काम क्या करें जी, सबसे पहले तो ये करें कि आप अपनी ये जो ख़रीदारी है इसमें से 3,60,000 की जो कीमत ख़रीद है उसको तो निकालें ना, क्योंकि ये कीमत ख़रीद चूँकि रिटेल आइटम है तो इस कीमत पे तो हम परचेज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर इस कीमत पे नहीं करेंगे तो फिर किस कीमत पे करेंगे, ख़रीदारी आप रिकॉर्ड करेंगे रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस है 900, तो 900 और 500 केजी चूँकि मैंने ख़रीदा है तो इसलिए व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसका 450 के हिसाब से जो है वो परचेज़ बनाऊंगा। दूसरा काम क्या करूंगा, दूसरा काम ये करूंगा कि जो आपने सेल की है वो 790 के हिसाब से आपने रिकॉर्ड की हुई है, तो उसको सेल टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर अनरजिस्टर्ड पर्सन में उसको शामिल होगा, वो शामिल किया हुआ होगा हमने। यहाँ पे मैं स्टूडेंट को थोड़ा सा मार्जिन दे सकता हूँ कि अगर आपने इसको प्रोज्यूम नहीं किया कि वो मेरी अनरजिस्टर्ड सेल्स में शामिल है, क्योंकि जो सवाल का इन्फॉर्मेशन है वो तो परचेज से मुतल्लिक है, तो अगर उसमें सेल का भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो अगर आपने ये ज्यूम नहीं किया तो थोड़ा बहुत आपको मार्जिन मिल जाएगा कि अगर आप ये वाली अमाउंट जो माइनस करनी है ना करना भूल जाए किसी वजह से, एग्जाम सिचुएशन की वजह से, तो थोड़ा बहुत आपको गुंजाइश मिल सकती है। लेकिन एजम्पशन ये है कि ये ज़ाहिर है आपने अपनी सेल को भी तो ठीक करना है। तो आपकी जो सेल्स हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो जिस प्राइस पे आपने रिकॉर्ड की हुई है पहले तो वो प्राइस यहाँ पे माइनस करो, ठीक हो गया जी।
फिर उसके बाद वो प्राइस कैलकुलेट करो जिस पे एक्चुअली आपने रिटेल प्राइस पे कैलकुलेशन बनानी है। तो एक्चुअली आपको 900 रिटेल प्राइस है, तो 900 इंटू 300 होना चाहिए। नाउ अब आपकी जो सेल है वो है थर्ड स्केजुअल आइटम की। तो आपको देखना ये होगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर थर्ड स्केजुअल आइटम बेचा जाए तो क्या उसके ऊपर 3% का फर्दर टैक्स, ये जो फर्दर टैक्स हमने बनाना होता है 3% का, क्या ये चार्ज करना होता है या नहीं करना होता। इसका आंसर आपको तलाश करना है। सो इसका आंसर ज़रा तलाश करें, और अगर नहीं मिले तो फिर ये स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना है। सेल आप कर रहे हैं थर्ड स्केजुअल आइटम की, और वो सेल कर रहे हैं आप किसको, आ, एक होल सेलर है उसको। ठीक है जी। सो नतीजा क्या निकला नतीजा ये निकला कि आपने जो आइटम बेचा है उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी सेल पहले तो बना लेता हूँ। सेल किस तरह से बनाऊंगा, सेल बनाऊंगा मेरी जो भी केजीज़ हैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 900 से, तो ये सेल वैल्यू आ गई 2,70,000। इस पे 17% से सेल्स टैक्स, और आगे जो फर्दर टैक्स है वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दी है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये यहाँ से मैं वो फिगर निकालना चाहता हूँ, यहाँ इस वर्किंग से वो फिगर निकालना चाहता हूँ जिसको जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा अपनी आउटपुट में, तो मैं यहाँ पे 3% से फर्दर टैक्स भी उस पर बनाऊँगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा, यानी 2,70,000 को यहाँ पे प्लस नहीं करूँगा क्योंकि इन आइटम्स पे तो मैंने 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना है, और ये एक ऐसा आइटम है थर्ड स्केजुअल आइटम के जिसके ऊपर मुझे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से सेल रिकॉर्ड कर लिया है। ओके जी। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट कि ये जो 2,75,000 की आपकी परचेज़ थी ये डिसअलाउ हो जाएगी। ये भी हमने थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल में बात की इस पर। तो 2,75,000 की परचेज़ अगर डिसअलाउ होगी तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी परचेज़ फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है वो CNIC NTN ना होने की वजह से उसकी परचेज़ 2,75,000 आपको डिसअलाउ हो जाएगी। इसका इनपुट टैक्स कैलकुलेट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, अपने आउटपुट टैक्स से माइनस नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट फिक्स एसेट्स, और 3 तरह के फिक्स एसेट्स आपको सवाल में दिए गए हैं, मशीन ए, मशीन बी और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। सो लेट्स सॉल्व देम कि फिक्स एसेट्स को क्या करना होता है। मैं जो मज़ेदार बात है वो ये कि इन एसेट्स का यूजेज भी आपको सवाल में बताया गया है। मशीन ए जो कि 20 लाख रुपए की है उसका इस्तेमाल हुआ है फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। जो 30 लाख रुपए की मशीन बी है वो अदर देन एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ हुई है, अदर देन एक्सपोर्ट्स। यानी कि ये कह रहा है टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट लोकल गुड्स, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स के अलावा इस्तेमाल हुई है। और 1 मिलियन का फर्नीचर एंड फिटिंग्स है जो कि ऑफिस प्रेमिसेस में इस्तेमाल हो रहा है। नाउ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसके लिए हम क्या करें जी, इसके लिए हम करेंगे ये कि एक दफ़ा नोट्स को रेफ़र कर लेते हैं। सो नोट्स पे जब हम जाएंगे और आप देखें इनपुट टैक्स, टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, और इसकी तफसील में जब आप देखें थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि वे ये पॉइंट नंबर 11 है, व्हीकल्स फॉलिंग अंडर चैप्टर फलां 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 फलां, और इसमें एक आइटम लिखा हुआ है कौन सा जी, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स। सो ये जो आइटम लिखा है फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, ओके, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, और ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सेक्शन है आपका टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा इन आइटम्स के लिए, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, बट एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। लेकिन अगर यही फर्नीचर बेचने के लिए ख़रीदा हो तो फिर इनपुट टैक्स अलाउ हो जाएगा क्योंकि उसको एक्सेप्शन दी हुई है। सो सेल और रीसेल के लिए होगा तो अलाउ हो जाएगा। सो सेल और रीसेल के लिए तो नहीं है, ये तो ऑफिस प्रेमिसेस में यूज़ हुआ है। सो वापस आ जाएं अब आप ज़रा अपने सवाल के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो 1 मिलियन है ये चूँकि ऑफिस प्रेमिसेस में यूज़ हुआ है तो इसका तो इनपुट टैक्स, इट्स स्टोरी इज़ ओवर। हमने इसका तो इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो हमें करना ये है कि ये बस याद रख लेना है कि कौन सा आइटम जो है वो किस
मकसद के लिए यूज़ हुआ है मेरे कारोबार में, ताकि मैं आगे उसको अपनी वर्किंग के अंदर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। सो मशीन ए हैज़ बिन यूज्ड फॉर तो हेयर्स मशीन ए, और इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स बन रहा है वो 3,40,000 का है, एंड इट इज़ ओनली फॉर ज़ीरो रेटेड आइटम्स। और जो मशीन बी है वो इस्तेमाल हुआ है फॉर अदर देन ज़ीरो रेटेड आइटम्स। तो इसका मतलब ये है कि उसको मुझे अपॉर्शन करना पड़ेगा, लेकिन अभी चूंकि मेरे पास इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसको आगे अपॉर्शनमेंट इसकी नहीं कर सकता। सो आई जस्ट कीप इट पार्क्ड हियर फॉर सम टाइम, जब तक मैं ये फिगर्स टोटल ना कर लूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फर्नीचर है उसके केस में तो हमने कह दिया कि फ़र्नीचर का तो इनपुट टैक्स हमें अलाउ ही नहीं है। तो अगर वो इनपुट टैक्स ही अलाउ नहीं है तो इसका मतलब इसकी तो स्टोरी ख़त्म हो गई। इसको तो बस एज इट इज़ लेंगे जी, फर्नीचर का इनपुट टैक्स हमें अलाउड नहीं है। तो ये फिक्स एसेट्स का मामला हो गया जी। हमें अभी इसको अपॉर्शनमेंट करनी है, लेकिन वो फिर हम करेंगे जब हमारे पास एक दफ़ा सेल्स के फिगर कंप्लीट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल की वैल्यू दी हुई है और साथ में उसका सेल्स टैक्स बताया हुआ है 1,54,250 का। ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगेन ये यूजेज तो इसका कन्फाइंड नहीं है टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई। तो इसलिए मुझे करना ये चाहिए कि 1,54,250 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका सेल्स टैक्स अभी मैं लिख लेता हूँ 1,54,250, लेकिन अभी उसको अपॉर्शनमेंट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी मेरे पास ऊपर सेल्स के फिगर्स टोटल नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आइटम इज सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड 11,37,580। ये वो सेल्स टैक्स होता है जो आपका 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज़्यादा होता है, ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सो ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स हम इसको अपॉर्शन नहीं करते, दिस इज़ नेवर अपॉर्शनड, क्योंकि ये आता ही इस कॉलम में से है। यानी कि ये वो होता है जो 90% की लिमिट से अबव होता है, ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसको इसको यू आर नेवर सपोज टू अपॉर्शन दिस फिगर। जो लास्ट आइटम सवाल में दिया गया है अबाउट आवर इनपुट टैक्स इज़ अ परचेज, जो कि 1,86,000 रुपये की है। 1 फरवरी को आपने ये ख़रीदारी की और आप इसको क्लेम करना भूल गए, यू हैव फॉरगॉट टू क्लेम इट। सो अगर आप क्लेम करना भूल गए तो फिर अब क्या करेंगे? नोट्स पे ज़रा जाना पड़ेगा, और नोट्स पे जाकर अगेन विल गो टू सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल, और नहीं सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्शन 7 में जाएंगे। और इनपुट टैक्स अगर क्लेम नहीं हुआ किसी टैक्स पीरियड में, तो वो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स में क्लेम किया जा सकता है। सो ये क्लियरली हमें कहता है कि इफ़ नॉट क्लेम्ड इन रेलेवेंट टैक्स पीरियड देन कैन बी क्लेम्ड इन 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स। ठीक है जी। सो अब अगर मैंने एक, ये जो मेरा इनपुट टैक्स था वो किस मंथ का था? फरवरी का। तो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स देख लेते हैं। फरवरी के मंथ का ये एक्चुअली इनपुट टैक्स है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो फरवरी 2021 का ये परचेज है, और मैं अभी अगस्त 2021 की कैलकुलेशन बना रहा हूँ, तो ये 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड बनता है। इसका मतलब ये कि मैं बिल्कुल अपना इनपुट टैक्स क्लेम ये कर सकता हूँ। सो 1,86,000 का जो इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स का फिगर है, ये याद रखिएगा, ये परचेज का फिगर नहीं है। तो 1,86,000 मैं इनपुट लिख लेता हूँ, इसको अपॉर्शन करने की ज़रूरत है और तीनों कैटेगरीज में, लेकिन अभी हमारे पास टोटल्स नहीं है। सो सवाल का डाटा जब एक दफ़ा कंप्लीट हो गया, तो अब हम अपनी जो बाकी काम है जो हमारी वर्किंग्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी डू इज़ व्हाट वील डू इज़ कि हम अपनी वर्किंग 1 इसका टोटल कर लेते हैं, और इस टोटल को 13,23,000 का जो टोटल है, इसको फिर मैं अपनी अब कैलकुलेशन में आगे ले जाता हूँ। इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसके ऊपर फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा। सो इट्स सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और इसके ऊपर सेल्स टैक्स 17% से, और फर्दर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। अगला काम ये करेंगे जी कि जो हमारी वर्किंग 2 है इसका टोटल कर, या पहले इसको आउटपुट टैक्स को टोटल कर लेते हैं। सो ये सेल्स के सारे टोटल हो गए जी।
अब ये वो फिगर्स हैं, ये वो मैजिक नंबर्स हैं जिनको फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी अपॉर्चनमेंट के लिए। ये 3 मैजिक नंबर्स वो हैं। ये मेरा आउटपुट टैक्स है 17,41,310 और फर्दर टैक्स ये आ गया जी। अब अगला काम ये करें जी कि जो वर्किंग टू बताई गई है, वर्किंग टू, इसको एक दफ़ा टोटल कर लें कि इसका क्या आंसर बनता है। सो वर्किंग टू का टोटल बन गया जी 36,54,000। तो ये 36,54,000 ये आपने ख़रीदारी की है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, 36,54,000 को कहाँ लिख लेना चाहिए मुझे, ये मैं अपनी इनपुट टैक्स में लिखता हूँ और 36,54,000 पे सेल्स टैक्स भी बना लेता हूँ। अब अगला काम क्या है जी कि ये जितने भी अनअपॉर्चन्ड हैं, कौन कौन से को भी हमने एलोकेट नहीं किया अपनी सेल्स को, इसको हम कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं। हाँ, एक ये रह गया इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब ये जिस जिस से मुताल्लिक ताल्लुक़ रखते हैं उसमें हम इनका इस किस प्रोपोर्शन में हिस्सा देंगे, ये जो ऊपर टोटल हमने बनाए हैं ना सेल्स के, उस प्रोपोर्शन में हम इनका हिस्सा दे देंगे सबको। सो ये कैलकुलेशन बन गई जी। एक कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 154,250 इसको मल्टीप्लाई करना है इस फिगर से 17,40,000, डिवाइड करना है इन तीनों के सम से। ठीक है जी। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस फिगर। इसी तरह आप 154,250 जो कि ये वाला फिगर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फिगर से 3.2 मिलियन और डिवाइड करेंगे अगेन तीनों के सम से, तो फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस फिगर एंड सो ऑन। सो ये सिंपल प्रोरेटा बेसिस हैं जिस बेसिस पे हम इनकी अपॉर्चनमेंट बना रहे हैं। जो अगली अपॉर्चनमेंट होगी दैट विल बी ऑफ 1,86,000 जो कि आपका अनक्लेम्ड था, ये भी आपने अपॉर्शन कर दिया। इसी तरह जो वर्किंग टू से आप फिगर लाए थे उसको भी आप अपॉर्शन कर सकते हैं इसी बुनियादों के ऊपर। सो ये अपॉर्चनमेंट भी हो गई। सो आपके अदर देन फिक्स एसेट्स के इनपुट टैक्स कंप्लीट हो गए। तो एक दफ़ा इनका ज़रा टोटल करें और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ। सो वी हैव मेड अ टोटल 17,86,195। इसको कंपेयर कर लेते हैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये पड़ा है आपके पास आउटपुट टैक्स, इसका 90% बना लो तो वो ये आ गया, दिस इज़ द लिमिट। और इसमें से ज़ाहिर अमाउंट जो कम है वो 15,67,179, दिस इज़ द लोअर अमाउंट। जो लोअर अमाउंट होगी वही आउटपुट टैक्स में से अब आप माइनस कर सकोगे। सो 1567179 ये हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने आउटपुट टैक्स में से। और अब बारी आ जाती है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स एसेट्स में अभी मशीन बी जो है इसकी एलोकेशंस होनी रहती हैं। मशीन बी जो है वो इस्तेमाल की थी हमने अदर देन जीरो रेटेड के। सो इन दो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपना ये वर्कआउट कर सकता हूँ कि मेरा जो सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल है वो कितना बनता है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि 17,41,310 में से जब मैंने माइनस किया अपना अदर देन फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स, तो मेरे पास 2,61,814 का बन गया रिफंड। नाउ ये जो आपके इनपुट टैक्सेस होते हैं जिनका ताल्लुक होता है एग्जेम्प्ट आइटम्स के साथ, इनका तो हमारी टैक्स कैलकुलेशन में कोई फ़ायदा हमें होता नहीं, तो इसलिए बेशक ये कॉलम आप एग्ज़ाम में ना भी बनाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन फिगर्स से कुछ नहीं निकलता, कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़ीरो रेटेड के अलबत्ता फिगर्स होते हैं इनका टोटल कर लें जो इनपुट टैक्सेस का है, क्योंकि ये आपको रिफ़ंड होना होता है। सो अगर मैं ज़ीरो रेटेड आइटम्स जो हैं उनका टोटल बना लूँ, सो 6,57,383, दिस इज़ एक्चुअली द अमाउंट जो कि मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा क्योंकि इसका ताल्लुक ज़ीरो रेटेड आइटम्स के साथ है। अच्छा जी, आंसर तो हमारा कंप्लीट है और फिगर वर्क इज़ कंप्लीट, लेकिन इसको ज़रा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो हम इसको बस इसी इंफॉर्मेशन को ज़रा थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल तरीके से बना लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली फिगर यानी जिससे हमने अपना
आंसर स्टार्ट करना होता है, दैट इज़ ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का जो फिगर हमें यहाँ पे दिया गया है वो जो कैलकुलेट किया हमने वो 17,41,310 है। इसमें से फिर हम माइनस करते हैं हमारे जितने भी इनपुट टैक्सेस हैं अदर देन फिक्स एसेट्स के। तो वो तीन थे यहाँ पे, एक परचेजेस का था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का था जो इनपुट टैक्स था, और तीसरा जो था वो इनपुट टैक्स जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था। ना ये सारे मिलकर हम फिर जो फिगर बनती है, जो टोटल हमारे पास बनता है 17,86,195, इसको फिर हम कंपेयर करते हैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ। जो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स है वो अगर कम हो तो फिर वो कम वाली फिगर माइनस की जाती है आउटपुट टैक्स में से, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वो कैरी फॉरवर्ड भी अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम लेसर फिगर माइनस कर लेते हैं आउटपुट टैक्स में से। तो जो आउटपुट टैक्स में से जब आप इसे माइनस करोगे तो उसके बाद फिर अगली फिगर जो माइनस करनी है दैट इज़ ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स पे चूंकि वो 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो बाकी हमारे पास अब रिफ़ंड बच गया 2,61,814 का। तो ये एक पोर्शन है हमारी कैलकुलेशन का। दूसरा पोर्शन ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी जितना इनपुट टैक्स ज़्यादा था 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इससे अगला जो अमाउंट होगा दैट विल बी ऑफ फर्दर टैक्स, जो एज इट इज़ आपको पे करना होता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। उससे जो अगली अमाउंट है दैट विल बी ऑफ रिफ़ंड, जो कि आपने ज़ीरो रेटेड आइटम्स के ऊपर कैलकुलेट किया होता है। तो ज़ीरो रेटेड आइटम्स का जो रिफ़ंड है दैट इज़ 657,383, दैट्स द अमाउंट ऑफ रिफ़ंड ऑन ज़ीरो रेटेड आइटम्स। तो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो फिर हम कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।